है गाइज, आई एम सूरज एंड यू आर वॉचिंग डार्क 11। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो गाइज, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक हॉन्टेड हाउस की कहानी है जिसके बारे में मैंने रेडिट पे पढ़ा था। इस कहानी में एक पेंटर है जो रात के वक्त अकेले एक पुराने सुनसान घर में दीवारों पर पेंट करने का काम करता है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक रात उसके साथ कुछ ऐसी पैरानॉर्मल चीजें हुई जो वो आज तक नहीं भूल पाया। कुछ अजीब, कुछ ऐसा जो एक्सप्लेन करना मुश्किल है। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी, वो पेंटर कभी भी इन सब भूत प्रेत वाली बातों पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन उस रात ने उसकी पूरी सोच ही बदल दी। उसे पहली बार फील हुआ कि शायद ये चीजें जिन पर हम अक्सर हंसते हैं, इमेजिनेशन मानते हैं, वो वाकई हमारी इसी दुनिया में मौजूद है, हमारे आसपास। अब आखिर उस रात हुआ क्या था? उसने क्या देखा, क्या महसूस किया, जिसने पूरी उसकी जिंदगी की सोच ही बदल दी? अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो हर डिटेल स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगी। गाइज, अगर आपके साथ भी कभी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई हो जो आपने खुद फील की हो, तो आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे। मैं आपकी स्टोरी को अपनी आवाज़ में सुनाऊंगा। और हाँ गाइज, अगर आपको ऐसी डरावनी और सच्ची कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी भी हो सकती है। तो चलिए एक छोटा सा इंट्रो और उसके बाद शुरू करते हैं आज की कहानी को। गाइज, जो कहानी मैं आज सुना रहा हूँ उसका मेन कैरेक्टर है मनीष। असल में वो मध्य प्रदेश के मुरैना शहर का रहने वाला है। उम्र रही होगी करीब 26-27 साल के आसपास। ज़्यादा पढ़ाई लिखाई तो उसने नहीं की थी, इसलिए कम उम्र से ही काम पर लग गया था। वैसे ये काम मनीष का खुद का नहीं था, वो दरअसल एक ठेकेदार के अंडर काम करता था जो घरों में पेंट और दीवारों को सजाने संवारने का काम किया करते थे। मनीष उसी के साथ जुड़ा हुआ था और काफी टाइम से उसके लिए काम कर रहा था। कमाई उसकी ठीक ठाक हो जाती थी और मेहनती तो था ही वो, इसलिए ठेकेदार भी उस पर पूरा भरोसा करता था, उसे मानता भी बहुत था। मनीष अभी तक अनमैरिड था, तो जितना कमा पाता थोड़ा थोड़ा बचा भी लिया करता था। मनीष अपनी कहानी में बताता है कि ये बात है साल 2024 की। एक दिन उसके ठेकेदार ने उसे बुलाया और कहा, एक नया काम आया है, 15 साल पुराना मकान है, थोड़ा जाकर देखा कहाँ कहाँ रंगाई पुताई करनी है। इतना बोलते हुए ठेकेदार ने मनीष के हाथ में उस घर की चाबी थमा दी और एक पुराना सा एड्रेस लिखा हुआ स्लिप पकड़ा दिया। मनीष भी ज्यादा कुछ सोचे बिना सीधा उस एड्रेस पर निकल गया। तकरीबन रात के 8 बजे का वक्त था। सितंबर अक्टूबर का महीना चल रहा था। मैं आपको बता दूं कि जिस घर का पता ठेकेदार ने मनीष को दिया था वो कोई बहुत दूर नहीं था। वो घर बस ग्वालियर के सब्बलगढ़ टाउन के अंदर ही आता था और टाउन के सेंटर से पैदल चलकर सिर्फ 10 मिनट का रास्ता था। अब बात करें मनीष के घर की, तो उसका घर सब्बलगढ़ टाउन से करीब 4 किलोमीटर दूर एक छोटे से मोहल्ले में था। मतलब ऐसा नहीं था कि मनीष का कोई लंबा सफर तय करना था। अब मनीष अपनी बाइक उठाता है और उस लोकेशन को देखने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में एक रेलवे लाइन आती है जिसे पार करके वो धीरे धीरे उस जगह के पास पहुंच जाता है, लेकिन कंफर्म करने के लिए वो वहां से गुजर रहे एक आदमी से पूछता है, भैया ये फलान जगह यही कहीं है क्या? आदमी भी सर हिलाते हुए कहता है, हाँ यही है। अब मनीष को बस उस घर को ढूंढना था। वो उस एरिया में इधर उधर नजर घुमाता है। हालांकि आसपास ज्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उस इलाके को देखकर एक बात साफ थी, ये कोई आम कॉलोनी नहीं थी। बिल्कुल साफ सुथरी गली, बड़े बड़े बंगले और हर तरफ एक अलग ही रिचनेस फैली थी। लग रहा था जैसे यहाँ कोई आम आदमी नहीं बल्कि अमीर और हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं। गली में करीब 10-12 घर थे और सारे एक सी लाइन में बने हुए थे। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा अजीब लगी मनीष को वो ये थी कि इन सारे बंगलों में से किसी भी घर में एक भी लाइट नहीं जल रही थी। पूरा इलाका मानो सोया हुआ था, सिर्फ सड़क किनारे लगे स्ट्रीट लाइट जल रही थी। अब मनीष सोचता है, यार इतनी जल्दी सबने अपने घरों की लाइट्स बंद कर दी, क्या सब लोग अब तक सो भी गए? लेकिन फिर खुद से ही कहता है, मुझे इससे क्या लेना देना, मुझे तो बस अपना काम देखना है। इतना कहकर वो अपनी बाइक से गली के अंदर घुस जाता है। गली के एकदम कोने में उसे 8 नंबर का वो घर दिखता है, वही घर जिसे देखने के लिए उसे भेजा गया था। जैसे ही मनीष उस घर के सामने रुकता है वो थोड़ा हैरान रह जाता है, क्योंकि वो घर सिर्फ बड़ा ही नहीं था, बहुत ही सुंदर था। एकदम 2 मंजिला शानदार घर। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये कोई फार्म हाउस हो। अब मनीष गली में बाइक साइड में खड़ी करता है और अपने मालिक को फोन लगाता है। फोन उठाते ही कहता है, सर मुझे वो घर मिल गया है, मैं अब अंदर जा रहा हूँ।
इंस्पेक्शन के लिए। मालिक की आवाज आती है, ठीक से देख लेना और जब निकलो तो अच्छे से घर को लॉक कर देना। अब मनीष फोन रखता है और अंदर जाने से पहले एक बार चारों तरफ नजर घुमा कर देखता है। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े मकान बने हुए थे, लेकिन एक भी घर की लाइट नहीं जल रही थी। पूरे इलाके में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, लेकिन फिर भी वो खुद को कहता है, मुझे बस अपना काम देखना है और निकल जाना है यहाँ से। वो जेब में चाबी निकालता है और सामने खड़े उस बड़े लोहे के मेन गेट की ओर बढ़ता है। गेट बिल्कुल वैसा था जैसे अमीरों के बंगलों में होता है, भारी, मजबूत और सालों से बंद पड़ा हुआ। जब मनीष गेट खोलता है तो सिकड़ियों की किरकिराहट उस सुनसान माहौल में गूंज जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत सालों बाद उस गेट को छुआ हो। गेट खुलते ही मनीष अंदर की ओर बढ़ता है। अंदर मार्बल का चमकता हुआ फ्लोर था, दोनों तरफ छोटे छोटे गार्डन बने हुए थे, लेकिन अब वो सूखे पड़े थे। बीच में एक सीधा रास्ता था जो मकान के मेन डोर की ओर जा रहा था, और जैसे ही मनीष उस रास्ते पर चलने लगता है उसके पैरों से सूखे पत्ते चरमराते हैं। उनकी आवाज़ उस खामोश माहौल में ऐसी गूंज बनाकर फैलती है जैसे किसी वीराने में कोई हलचल हो गई हो। अब गाइस, जैसे ही मनीष उस बड़े से मेन डोर तक पहुंचता है, वो सेकंड की निकालता है और धीरे से लॉक खोलता है, लेकिन जैसे ही गेट खुलता है अंदर बस घना अंधेरा होता है। एक सेकंड के लिए मनीष रुक सा जाता है, फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और टॉर्च ऑन करता है। उसी लाइट में वो कॉर्नर में लगे स्विच बोर्ड तक जाता है। जैसे वो स्विच ऑन करता है पूरे घर की लाइट्स एक एक करके जलने लगती है और पूरा हाउस अचानक से ब्राइट हो जाता है। लाइट्स ऑन होते ही मनीष को वो घर सरप्राइजली बहुत ही सुंदर लगता है। सारे फर्नीचर सफेद चादरों से ढके हुए थे और देखने से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये घर कई सालों से बंद पड़ा है। हाँ, कुछ जगहों पर बारिश के पानी से दीवारों का पेंट थोड़ा फेड हो गया था और घर के फ्लोर पे कुछ मिट्टी थे जो हवा में आए थे। अब मनीष सीढ़ियाँ चढ़कर फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचकर मेन एंट्रेंस की लाइट ऑन करता है, उसे अचानक से एक बहुत ही गंदी बदबू महसूस होती है, जैसे कहीं आसपास कुछ सड़ रहा हो। वो अपनी नाक बंद करके धीरे धीरे उस स्मेल के साथ आगे बढ़ता है। उसे थोड़ा ठंड भी महसूस होने लगता है, जो उसके लिए थोड़ा अजीब था क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो पूरे फर्स्ट फ्लोर को अच्छे से चेक करता है, वॉल्स, रूम्स, हर कोना, बट उसे बैड स्मेल की कोई एग्जैक्ट वजह नहीं मिलती। फिर वो वापस ग्राउंड फ्लोर पर आ जाता है और अपने मालिक को कॉल करता है, सर, घर में बस बारिश की वजह से कुछ दीवारों का पेंट उतर गया है जो मैं अकेले मैनेज कर लूंगा, लेकिन घर को अच्छे से साफ करवाने की जरूरत है। मालिक जवाब देता है, ठीक है, तुम आ जाओ, मैं कल सफाई वालों को भेज दूंगा, फिर तुम पेंटिंग का काम शुरू कर देना। इतना बोलकर मालिक कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। मनीष लाइट्स ऑफ करता है, दरवाजा लॉक करता है और घर लौट आता है। अगले दिन सुबह मालिक की तरफ से कुछ लड़के उस घर की अच्छे सफाई करने के लिए भेजे जाते हैं। वो पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर देते हैं। गार्डन से लेकर टेरेस तक हर जगह की सफाई हो जाती है। अब बस बारिश के पानी से जो दीवारों का पेंट खराब हुआ था वही कहाँ बचा था। ये पेंट थोड़ा बहुत ही डैमेज हुआ था, इसलिए मनीष सोचता है कि वो ये अकेले ही मैनेज कर लेगा। और क्योंकि दिन में सफाई वाले लड़के घर में काम कर रहे थे, इसलिए मनीष प्लान करता है कि वो रात में आकर पेंट वाला काम करेगा। रात करीब 8 से 9 के बीच मनीष घर से अपना लंच बॉक्स रेडी करके और घर की चाबी लेकर उस पुराने घर पर पहुंचता है। रात का समय था, हर जगह सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन मनीष पहले भी रात में अकेले काम कर चुका था, इसलिए उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था। और वैसे भी मनीष उन लोगों में से था जो भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करते। गाइस, मनीष जैसे ही उस पुराने घर के अंदर एंटर करता है, सबसे पहले वो मेन स्विच ऑन करके पूरे घर की लाइट जला देता है। फिर वो सीढ़ियों से ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है उसे फिर से वही सड़ा गला मांस जैसा कुछ स्मेल आने लगता है। वो तुरंत अपनी नाक बंद कर लेता है और सोचता है कि शायद कोई जानवर मर गया होगा, लेकिन ऊपर पूरी तलाशी लेने के बाद भी उसे बदबू का कोई सोर्स नहीं मिलता। अब थोड़ा परेशान होकर मनीष नीचे आता है और अपने मालिक को कॉल करता है, सर, जो आपने सुबह लड़के भेजे थे, लगता है उन्होंने ऊपर की सही से सफाई नहीं की, क्योंकि ऊपर तो अभी भी वैसी ही गंदी स्मेल आ रही है। मालिक जवाब देता है, बेटा, तुम अभी नीचे का जो पेंट का काम है आप वो कर लो, मैं सुबह फिर से लड़कों को भेज दूंगा ऊपर की सफाई के लिए। मनीष भी सोचता है कि हाँ, नीचे का काम तो कर ही लेता हूँ, ऊपर की हालत ऐसी है कि वहाँ रुकना भी मुश्किल है, इसलिए वो फोकस करता है अपने पेंटिंग वाले काम पर और नीचे की दीवारों की मरम्मत में लग जाता है। गाइस, रात के करीब 11 बज चुके थे और मनीष अभी भी नीचे वाले हॉल में अपना पेंटिंग का काम कर रहा था। सब कुछ एकदम शांत था। तभी अचानक ऊपर वाली किचन से बर्तनों की जोरदार गिरने की आवाज आती है, और वो भी एक नहीं, लगातार 10 सेकंड तक, जैसे ढेर सारे बर्तन एक साथ जमीन पर गिरते जा रहे हो। मनीष चौंक उठता है। उसका पूरा ध्यान अब ऊपर फ्लोर की तरफ जाता है। वो तुरंत अपना काम छोड़ता और सीढ़ियों पर चढ़कर
ऊपर पहुंचता है। जैसे ही वो किचन के अंदर झांकता है, वहाँ की हर चीज बिल्कुल अपनी जगह पर सजी हुई होती है। ना कोई टूटा हुआ बर्तन, ना कोई गिरा हुआ सामान, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही जैसा होना चाहिए। मनीष बड़बड़ाता है, शायद मेरे ही कान बज रहे होंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि अब उस घर में कुछ शुरू हो चुका है, कुछ बेहद अजीब और डरावना। फिर से वो नीचे आता है और अपने काम में लग जाता है। लेकिन कुछ ही मिनट बाद वही सब फिर से होता है। इस बार किचन की जगह ऊपर वाले मेन डोर से जोर की खटखटाने की आवाज आती है, जैसे कोई पागलों की तरह दरवाजा पीट रहा हो। मनीष घबराकर सीढ़ियां चढ़ता है और ऊपर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वहाँ कोई नहीं होता। वहाँ सिर्फ गंदी सड़ी हुई किसी चीज की स्मेल होती है, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। वो सोच में पड़ जाता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी ऊपर वाले फ्लोर की लाइटें अचानक ब्लिंक करने लगती है। 1 सेकेंड के लिए फड़फड़ाती है और फिर वापस ऑन हो जाती है। लेकिन अब मनीष की नज़र सीढ़ियों की ओर जाती है। वो देखता है एक औरत करीब 30-35 साल की सफ़ेद साड़ी में बिना कुछ बोले सीढ़ियाँ चढ़ती हुई छत की ओर बढ़ रही है। मनीष डर के मारे कांप जाता है, लेकिन हिम्मत करके वो चिल्लाता है, हेलो मैडम सुनिए, और फिर भागता हुआ उसके पीछे छत की ओर दौड़ता है। लेकिन जब छत पर पहुंचता है वहाँ कोई नहीं होता। अब मनीष धीरे धीरे सोचते हुए नीचे आता है। दिमाग में एक ही बात चल रही थी, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं गया है। शायद थकावट की वजह से ये सब हो रहा है। वो खुद को समझाता है और फिर वापस अपने काम में लग जाता है। अगले 2-3 घंटे में वो उस दीवार की पूरी तरह से पेंट कर देता है, जो बारिश की वजह से खराब हो गई थी। अब वो सोचता है चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, और वही सोफे पर लेट जाता है। नींद कब आ गई उसे पता ही नहीं चला। लेकिन करीब 3 बजे रात मनीष करवट बदलते हुए अचानक उठता है और अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ नजर घुमाता है। सारा घर अंधेरे में डूबा होता है, सारी लाइट्स बंद और सामने बस एक मोमबत्ती जल रही होती है। और उसी रोशनी में एक कुर्सी, जो लकड़ी की पुरानी कुर्सी पर कोई बैठा होता है। वही औरत जो उसे थोड़ी देर पहले सीढ़ियों से ऊपर जाती हुई दिखी थी। लेकिन अब वो औरत दूसरी तरफ मुंह करके बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी, बहुत धीरे धीरे और एक अजीब तरीके से अपने आप में झूल रही थी। मनीष का दिल तेज तेज धड़कने लगता है, पसीने पसीने हो जाता है। अब उसे समझ आने लगता है कि ये औरत कोई आम इंसान नहीं है। वो धीरे से आवाज लगाता है, सुनिए, कौन है आप, सुनिए। लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता। अब मनीष के हाथ पांव फूलने लगते हैं, डर उसके शरीर में समा जाता है। उसका ध्यान तुरंत मेन गेट की तरफ जाता है और सोचता है अगर मैं जल्दी से भाग जाऊं तो शायद बच जाऊं। वो तेजी से उठकर मेन गेट की तरफ दौड़ता है और जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, गेट लॉक होता है, जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। मनीष अपनी स्टोरी में बताता है, गाइस उस वक्त तो सच में एकदम मैं सुन पड़ गया था। एक पल के लिए तो समझ ही नहीं पाया कि अब क्या करूं, कैसे रिएक्ट करूं। गेट बंद था, सामने वो औरत थी और पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं बस कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा, हिला तक नहीं। फिर हिम्मत करके जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर उस कोने की तरफ देखा जहां वो औरत कुर्सी पर बैठी थी, गाइस वो वहां से गायब थी। हाँ सच में 1 सेकंड पहले जहां वो बैठी थी, अब वहां सिर्फ खाली कुर्सी थी। और तभी अचानक से घर की सारी लाइट्स वापस आ जाती हैं। अब मनीष सोचता है कि चलो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जाकर देखता हूँ, शायद बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। वो जैसे ही फर्स्ट फ्लोर की मेन गेट तक पहुँचता है, फिर से वही अजीब बदबू आने लगती है और एकदम उसे तेज ठंड लगने लगती है। मनीष अपना नाक बंद करके धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक ही फर्स्ट फ्लोर का मेन गेट तेज आवाज के साथ धड़ाम से बंद हो जाता है और उसी वक्त सारी लाइटें ब्लिंक करने लग जाती हैं। अब मनीष बुरी तरह डर चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो डर के मारे जल्दी से अपना फोन निकालता है और टॉर्च ऑन करता है। लेकिन जैसे ही रोशनी आगे जाती है, सामने वही औरत खड़ी होती है, बस कुछ ही इंच दूर। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें बिल्कुल खाली, जैसे वो किसी और दुनिया से हो। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे सामने मौत खड़ी हो। मनीष उसे देखते ही वहीं बेहोश होकर गिर जाता है और मनीष बताता है कि इसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। अगली सुबह जब सफाई करने वाले लड़के आते हैं और गेट खोलते हैं, उन्हें मनीष बेहोश पड़ा मिलता है। वो लोग तुरंत पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाते हैं। मनीष धीरे धीरे होश में आता है और पूरी बात उन्हें अपने मालिक को बताता है। मनीष का मालिक उन सफाई कर्मियों को साफ कहता है, जो भी काम है जल्दी से खत्म करो और उस घर से निकल जाओ। मनीष सीधा अपने घर लौट आता है और अपने मालिक को साफ कहता है, सर अब मैं उस घर में दोबारा कदम नहीं रखूंगा। जो मैंने देखा है वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। कुछ दिन बाद मनीष खुद ही उस घर के बारे में
जानकारी निकालने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि ये मकान लगभग 16-17 साल पहले बना था। इसमें एक छोटी सी फैमिली रहती थी, एक कपल और उनकी छोटी सी बच्ची। उस घर में एक काम करने वाली बाई भी थी जिसका नाम था रेखा, जो पूरे घर का ख्याल रखती थी। एक दिन किसी घरेलू कलेश के चक्कर में रेखा ने किचन के बगल वाले कमरे में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली थी। उस वक्त मकान मालिक मतलब जो कपल थे वो अपनी बेटी के साथ अमेरिका गए हुए थे 2 हफ्तों के लिए। जब वो लोग वापस आए तो उन्होंने रेखा की लाश को बहुत बुरी हालात में पाया। शरीर सड़ चुका था, कीड़े लग चुके थे। उसके कुछ ही दिनों बाद से रेखा घर में अलग अलग जगहों पर दिखाई देने लगी, खासकर रात को किचन के पास। आखिरकार परेशान होकर वो लोग हमेशा के लिए अमेरिका चले गए और जब वो इंडिया लौटे तो मकान को बेचने की तैयारी में, इसलिए उन्होंने मनीष के मालिक से घर की मरम्मत करवाई। मनीष अब बताता है, मुझे बाद में एहसास हुआ कि रेखा जो उस घर का ख्याल रखा करती थी वो मरने के बाद भी उस घर को छोड़कर नहीं गई थी, इसलिए वो घर हमेशा साफ रहता था। बस कुछ कोनों में थोड़ी खराबी थी। तो दोस्तों ये थी मनीष की कहानी। इसलिए गाइस कभी भी किसी बंद मकान में जाने से पहले उसके बारे में थोड़ी रिसर्च जरूर कर लेनी चाहिए। हमें नहीं पता कि उस जगह की पिछली कहानी क्या रही है। कभी कभी जैसे जंगल में पेड़ पौधे, जानवर या कीड़े किसी सुनसान जगह को अपना घर बना लेते हैं, वैसे ही आत्माएं भी बंद और वीरान मकानों को अपना बसेरा बना लेती हैं। तो गाइज अपना और अपनों का ध्यान रखें। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी डरावनी और इंटरेस्टिंग लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे सेफ। Are you afraid of the dark?